हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सामाजिक समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं सामाजिक समूह है क्या। सामान्य भाषा में समूह का अर्थ व्यक्तियों के संग्रह से लगा लिया जाता है, लेकिन उसे समूह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सामाजिक समूह हम तब कहेंगे जब किसी समूह के व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सचेत होते हैं तथा एक दूसरे के साथ दीर्घकालीन अंतःक्रियाएं करते हैं, तब वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह का एक अपना ढांचा भी होता है, इसलिए सामाजिक समूह का समाजशास्त्रीय अर्थ इसके सामान्य अर्थ से भिन्न है। अर्थात जिस समय दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्यों या स्वार्थों की पूर्ति के लिए परस्पर संबंध का निर्माण करते हैं और अपने व्यवहारों द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसे सामाजिक समूह कहा जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हों। बोगार्ट्स तथा जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र को संबंधों का नहीं बल्कि समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। ऑगबर्न एवं न्यूमकॉप के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं या प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। C.H. कूले के अनुसार व्यक्ति और समूह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सैडरसन के अनुसार समूह दो या दो से अधिक उन व्यक्तियों का संग्रह माना जाता है जिनके बीच मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया के निश्चित प्रतिमान पाए जाते हैं। सामाजिक समूह की विशेषताएं देखते हैं, जिसमें पहली विशेषता है ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह है। दूसरी है एक जैसी रुचि, स्वार्थ एवं उद्देश्य। तीसरा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संपर्क। चौथा है एक जैसा आदर्श, नियम एवं मूल्य। पांचवा है पारस्परिकता एवं जागरूकता। छठा है एक निश्चित ढांचा संरचना। सातवां है सहयोग की भावना। आठवां है कार्यों की भावना। नौवां है समूह में थोड़ी बहुत स्थिरता एवं स्थायित्व होता है। 10वां है सीमित संख्या आकार होता है। 11वां है समूह व्यक्तियों से बने होने के कारण मूर्त हैं। और 12वां है समूह में स्थिरीकरण का होना आवश्यक है। कुछ विद्वानों ने समूहों का वर्गीकरण किया है, जिसमें समनर द्वारा समूह का वर्गीकरण देखते हैं। समनर ने हम की भावना के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा है। पहला है अंतः समूह और दूसरा है बाह्य समूह। अंतः समूह में वे कहते हैं इस समूह के सदस्य आपस में अपनत्व की भावना रखते हैं और अपने ही समूह क्षेत्र भाषा को उच्च मानते हैं और उसी के प्रति समर्पित रहते हैं, जैसे गांव, जाति, धार्मिक संप्रदाय, परिवार आदि। दूसरा है बाह्य समूह। इस समूह में हम की भावना और सहानुभूति का भाव होता है, जैसे शत्रु, सेना, विभिन्न धार्मिक समूह, विदेशी समूह आदि। मैकाइवर एवं पेज द्वारा वर्गीकरण। मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है क्षेत्रीय समूह। दूसरा है हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन होता है। तीसरा है हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन होता है। इसमें क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत यह समूह निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, जैसे गांव हो गया, नगर, राष्ट्र, जनजाति आदि। और दूसरा है हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन नहीं होता। इसमें ऐसे समूहों का कोई निश्चित संगठन तो नहीं होता है, परंतु इनके सदस्य अपने समूह के प्रति
सचेत होते हैं, जैसे शरणार्थी समूह, जाति व वर्ग इसके उदाहरण हैं। तीसरा है हितों के प्रति चेतन समूह, जिनका निश्चित संगठन होता है। इसमें ऐसे समूहों में समूह के प्रति चेतना के साथ साथ निश्चित संगठन भी पाया जाता है, जैसे राष्ट्र, चर्च, श्रमिक संघ आदि ऐसे समूहों के उदाहरण हैं। कूले द्वारा वर्गीकरण। कूले ने सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला है प्राथमिक समूह, दूसरा है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह में इन समूहों के सदस्यों में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, सहयोग की भावना होती है। आकार सीमित होने के कारण सदस्यों में व्यक्तिगत एवं सहज संबंध पाए जाते हैं, जैसे परिवार, पड़ोस तथा क्रीड़ा समूह आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है द्वितीयक समूह। इसमें समूहों में प्राथमिक समूहों के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात ये आकार में बड़े होते हैं तथा इसके सदस्यों में पारस्परिक सहयोग एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, जैसे राष्ट्र, राजनीतिक दल, श्रमिक संघ आदि ऐसे समूहों के उदाहरण हैं। मिलर द्वारा वर्गीकरण। मिलर ने सामाजिक समूहों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है लंबवत समूह। इसमें ये समूह अनेक उपखंडों में विभाजित होते हैं तथा इन उपखंडों में ऊंच नीच, संस्तरण एवं सामाजिक दूरी पाई जाती है। वर्ण तथा जाति इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा है समांतर समूह। इसमें समूहों के सदस्यों की परिस्थिति पर्याप्त सीमा तक एक समान होती है। श्रमिक वर्ग, छात्र वर्ग आदि ऐसे समूहों के प्रमुख उदाहरण हैं। गिडिंग्स द्वारा वर्गीकरण। गिडिंग्स ने परिस्थिति के आधार पर समूह को 2 भागों में बांटा है। पहला है वियोजन समूह। एक समय में कोई भी व्यक्ति केवल एक ही समूह का सदस्य हो सकता है, जैसे परिवार। दूसरा है सम्मिश्रित समूह। इसमें एक समय में एक से अधिक समूह का सदस्य बनना, जैसे एक विद्यार्थी या प्रयाग अकादमी, एसके ऊर्जा अकादमी या किसी अकादमी का सदस्य बनना आदि। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं देखते हैं। प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम C.H. कूले ने 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था। इसमें उन्होंने बताया है कि प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों की संख्या कम होने के कारण लघु आकार एवं आमने सामने का प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति के स्वभाव, आदर्शों एवं मूल्यों का निर्माण करता है, इसलिए प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के तौर पर परिवार, पड़ोस, छोटे छोटे बच्चों का खेल समूह आदि इसमें शामिल होते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा टॉनिज के गैमेनसॉफ्ट, समनर के अंतः समूह तथा रैटफील्ड के लघु समुदाय से मिलती जुलती अवधारणा है। इनकी परिभाषाएं देखते हैं अब। C.H. कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से तात्पर्य उस समूह से है जिसकी विशेषता आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध तथा अनौपचारिक एवं घनिष्ठ संबंध एवं उनमें पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। ये समूह कई प्रकार से प्राथमिक हैं, किंतु मुख्यतः इस अर्थ में हैं कि वे व्यक्ति की सामाजिक, स्वाभाविक एवं आदर्श मूल्यों के निर्माण में भी मौलिक होते हैं। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह को व्यक्तियों का पालना कहा है। इन्होंने प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की वृक्षारोपण या नर्सरी भी कहा है। कूले ने प्राथमिक समूह को पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट बताया है। सोरोकिन ने प्राथमिक समूह को सुपरिचित समूह कहा है। मिकाइवर एवं पेज प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों की जन्मस्थली तथा निष्ठाओं की परिचारिका हैं। लुडबर्ग के अनुसार प्राथमिक समूह का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से है जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध, सामान्य एवं व्यक्तिगत ढंग से व्यवहार करते हैं। प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहला है भौतिक निकटता, दूसरा है समूह की लघुता, तीसरा है स्थायित्व,
इसकी आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत पहला है संबंधों की स्वाभाविकता, दूसरा है संबंधों की पूर्णता, तीसरा है व्यक्तिक संबंध, चौथा है उद्देश्यों की समानता, पांचवा है हम की भावना, छठा है संबंध स्वयं साध्य होते हैं, सातवां है सामाजिक नियंत्रण के साधन। अब देखते हैं कि द्वितीयक समूह किसे कहते हैं। इसमें द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है और उनके संबंध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष पाए जाते हैं। इसके निर्माण के लिए आमने सामने के संबंधों और घनिष्ठता की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके संबंध ना तो व्यक्तिगत, ना स्वयं साध्य और ना संपूर्ण होते हैं। द्वितीयक समूह की सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि इसके सदस्यों के संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है और उनमें हम की भावना नहीं होती है। इन समूहों के सदस्यों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं वे अवैयक्तिक, आकस्मिक तथा औपचारिक होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, श्रमिक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, छात्र संघ तथा मेडिकल एसोसिएशन द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। द्वितीयक समूह की प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं, जिसमें आगमन तथा नियमकों के अनुसार वे समूह जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव प्रदान करते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। कूले के अनुसार ये ऐसे समूह हैं जो कि घनिष्ठता रहित होते हैं और इनमें प्रायः अधिकतर अन्य प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का अभाव रहता है। लैंडिस के अनुसार द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जो अपने संबंधों में आकस्मिक तथा अवैयक्तिक होते हैं, क्योंकि द्वितीयक समूह व्यक्ति से विशेष मांग करते हैं। वे उससे उसकी विश्वास पात्रता का थोड़ा सा ही अंश प्राप्त करते हैं और उन्हें उसके थोड़े से ही समय तथा ध्यान की आवश्यकता होती है। डेविस के अनुसार द्वितीयक समूह का आकार इतना बड़ा होता है कि इसके कोई भी दो सदस्य ना तो एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं। लुडबर्ग के अनुसार द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रदान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की तरह घनिष्ठता से भिन्न हो द्वितीयक समूह कहलाते हैं। द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहला है कार्यों के अनुसार स्थिति, दूसरा है सदस्यों में व्यक्तिवाद, तीसरा है सदस्यों में आत्मनिर्भरता, चौथा है जानबूझकर स्थापना, पांचवा है विस्तृत आकार, छठा है अप्रत्यक्ष संबंध, सातवां है व्यक्ति पर आंशिक प्रभाव, आठवां है सीमित उत्तरदायित्व और नौवां है घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। अब पढ़ते हैं संदर्भ समूह के बारे में। इससे रिलेटेड भी सवाल बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में हर्बर्ट हाइमन ने किया था। इनका प्रसिद्ध लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस था। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे एम सैरेफ, न्यूकॉम्ब एवं कुछ समाजशास्त्रियों जैसे मर्टन, टर्नर, स्टॉफर एवं जॉनसन ने भी इसके बारे में विस्तृत विचार प्रस्तुत किए थे, परंतु संदर्भ समूह के बारे में विस्तृत एवं वैज्ञानिक विचार मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रस्तुत किया था। मर्टन ने सापेक्षहीनता तथा आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या की है। मनोवैज्ञानिक आधार पर संदर्भ समूह दो प्रकार का होता है। पहला है सदस्यता समूह और दूसरा है गैर सदस्यता समूह। अर्थात जब मनुष्य जिस समूह का सदस्य नहीं होता, यदि वह उस समूह का सदस्य बनने का प्रयास करता है तो उसे संदर्भ समूह कहते हैं। संदर्भ समूह की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें सैरेफ के अनुसार संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनमें व्यक्ति को अपने को समूह के अंग के रूप में संबंधित करता है, वह मनोवैज्ञानिक रूप से उनसे जुड़ जाता है। न्यूकॉम्ब एवं टर्नर के अनुसार एक संदर्भ समूह वह समूह है जिससे व्यक्ति तुलना करता है,
दुबे के अनुसार संदर्भ समूह वह समूह है जिसके नियमों, व्यवहारों, प्रतिमानों, मनोवृत्तियों एवं आदर्श मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने व्यवहार को ढालने का प्रयत्न करता है। संदर्भ समूह वह समूह है जिसके साथ व्यक्ति मस्तिष्क से जुड़ जाता है। वाई.बी. दामले के अनुसार भारत में जाति गतिशीलता संदर्भ समूह के सिद्धांत पर आधारित है। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह की अवधारणा को ध्यान में रखकर ही प्रतिपादित की है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। संदर्भ समूह की विशेषताएं देखते हैं। पहला है व्यक्ति का गैर सदस्यता समूह का सदस्य बनना ही संदर्भ समूह है। दूसरा है व्यक्ति व समूह अपनी तुलना दूसरे समूहों एवं व्यक्तियों से करता है। तीसरा है संदर्भ समूह व्यक्ति की उच्च अभिलाषाओं का परिणाम है। चौथा है संदर्भ समूह का अस्तित्व प्रायः व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। पांचवा है व्यक्ति की एक स्वाभाविक विशेषता है कि वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अपने समूह के वातावरण, परिस्थिति एवं व्यवहार प्रतिमान को छोड़कर किसी ऐसे समूह का सदस्य बनना चाहता है जो उच्च समझा जाता है। छठी विशेषता है संदर्भ समूह एक सापेक्ष समूह है। आज कोई व्यक्ति जिस समूह को अपना संदर्भ समूह मानता है, यह आवश्यक नहीं है कि वही समूह भविष्य में उसका संदर्भ समूह बना रहे। सातवीं विशेषता है व्यक्ति का संदर्भ समूह सामान्यतः उसके मूल समूह से उच्च स्थिति का होता है। आठवीं विशेषता है व्यक्ति के लिए वह समूह आदर्श संदर्भ समूह होता है जिसे समाज में प्रतिष्ठा मिली हो। नौवीं विशेषता है यह अवधारणा बंद या परंपरावादी समाजों में कम पाई जाती है। 10वां है संदर्भ समूह वास्तविक एवं काल्पनिक हो सकता है। 11वीं विशेषता है व्यक्ति का संदर्भ समूह हमेशा गैर सदस्यता समूह होता है, लेकिन कभी कभी उसका सदस्यता समूह भी उसके लिए संदर्भ समूह होता है। इन लोगों के लिए वेबलन ने बिगड़े हुए रईस की संज्ञा प्रदान की है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स मेरा चैनल न्यू है एंड आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे न्यू कंटेंट लेके आ सकूं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।